Good morning, all dear students present over here. This is Harish Gangwar. I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes. As you can see, the topic of today is The Merchant of Venice Revision Act 1. Almost the syllabus of Merchant of Venice has been completed, and today onwards I will be explaining the whole act of Merchant of Venice. So in this series I have brought here Act 1 revision, and there are 3 scenes in Act 1. Before starting this session, this is my request to everyone. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notifications every time when video is uploaded, and share to your friends. So in Act 1, first of all I talk about Scene 1. Scene 1 is just a beginning, and in Scene 1 you see that Antonio is very sad, and two of his friends are sitting beside him, that is Salarino and Salenio. They inquire about the reason of his sadness, but they don't find any satisfactory answer by the side of Antonio. एंटोनियो स्टार्टिंग में ही सैड दिखाया जाता है, इमोशनल दिखाया जाता है, तो एक इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यानी ड्रामा में इसका ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस क्या है उसकी सैडनेस का, तो उससे ये पता चलता है कि एंटोनियो का मूड ही हमेशा ऐसा ही रहता है और वो कभी भी खुश होने की बात नहीं करता। यहाँ तक कि एक्ट 4 में भी जब उसको सज़ा बिल्कुल मिलने वाली होती है, पनिशमेंट बिल्कुल डेथ सेंटेंस मिलने वाला होता है, तब भी वो बिल्कुल मरने के लिए रेडी रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे जीने की कोई तमन्ना नहीं है। तो ये इस सीन का एक ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस हो जाता है एंटोनियो की सैडनेस का। तो उसके फ्रेंड्स उससे इंक्वायर करते हैं, तो सैलर्नो सबसे पहले पूछता है, अच्छा आखिर प्रॉब्लम क्या है। सैलर्नो और सेलेनियो बारी बारी पूछते हैं। तो सेलेनियो पहले पूछता है, कहता है कि शायद तुम्हारा जो माइंड है ना वो ओशंस पर लगा हुआ है, वेयर योर मर्चेंडाइज आर सेलिंग ऑन द सी, जहां पर तुम्हारे बड़े बड़े रिच मटेरियल वाले शिप्स ट्रैवल कर रहे हैं, और शायद मैं इस कंडीशन में होता, तुम्हारी जगह पर मैं होता और मेरे शिप्स भी ऐसे ही कहीं गए हुए होते ट्रैवल पर, तो यकीन मानो कि मेरी कंडीशन भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे होती। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ आई हैड सच वेंचर फोर्थ देन आई वुड बी प्लकिंग द ग्रास, कि मैं भी घास को तोड़ के हवा चेक कर रहा होता एंड पियरिंग इनटू द मैप्स एंड पायर्स, मैप्स को देख रहा होता एंड पोर्ट को मैप में देख रहा होता कि पोर्ट्स कहाँ पर हैं या फिर शिप अभी कहाँ तक पहुंचा होगा। तो पहले हैंडमेड मैप्स होते थे। तो क्या कहता है कि तो मेरी कंडीशन में बिल्कुल यही होती। तो मुझे लग रहा है एंटोनियो यू आर सैड बिकॉज ऑफ योर मर्चेंडाइज एंड यू आर वरीड अबाउट whether the ships are running in good condition and whether they are facing any kind of storm or not. But एंटोनियो इसको पूरी तरह से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, ये कोई रीजन ही नहीं है मेरी सैडनेस का। ही सेज दैट माय होल ईयर डजंट डिपेंड ऑन द फॉर्च्यून ऑफ माय शिप्स, कि इस साल का उसका जो पूरा फॉर्च्यून है, उसका पूरा जो बिजनेस है वो सिर्फ शिप्स पर डिपेंड नहीं है। पहली बात तो ये कि यानी जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ शिप पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए शिप की उसे कोई फिक्र नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, ही सेज दैट इन वन डायरेक्शन देयर आर नॉट मैनी शिप्स, यानी मेरे जितने शिप्स हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं है, वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में गए हैं। कोई चाइना के लिए गया है, या फिर कोई दूर इंग्लैंड के लिए गया हुआ है, कोई फ्रांस के लिए गया हुआ है। तो इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में शिप जाते हैं। तो अच्छा, वो कहता है कि चलो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो दोनों मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिर सैलर्नो बोलना स्टार्ट करता है। ही सेज कि यकीन मानो कि जो तुम्हारी कंडीशन है बिल्कुल उस कंडीशन में मैं भी अगर होता। अब वो यहाँ पर मेटाफोरिक सेंस में बात करता है। मेटाफोर वर्ड जैसे उसने कहा था माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ, उसमें जो लिखा हुआ है माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ एंड इट ब्लो मी टू एन एग दैट माई शिप्स वुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्मी विंड। वो क्या सोचता है, जैसे सूप होता है उसको ठंडा करते हैं फूंक मार मार के फिर पीते हैं। तो कहता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो मुझे अपनी फूंक से
तूफान की याद आ जाती है और मैं सोचता कि तूफान मेरे जहाज़ों का क्या करेंगे। एंड सेकंड थिंग कहता है कि जब मैं चर्च जाऊं, व्हेन आई गो टू चर्च एंड सी द स्टैच्यू ऑफ स्टोन, स्टोन की स्टैच्यू देखूंगा, तो वो मेमोरी कहाँ डायरेक्ट जाएगी, जो समुद्र में रॉक्स हैं, पत्थरों की चट्टानें, उस स्टैच्यू वाले स्टोन को वो समुद्र वाले स्टोन से कंपेयर करता है। अपनी मुंह की हवा को वो तूफान से कंपेयर करता है। वो क्या कहता है, सीधे सीधे ये चीज़ें वहीं जाकर कनेक्ट करती और ये चीज़ें मुझे सैड कर देती। फिर भी एंटोनियो कहता है नहीं, ये ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मेरे सभी शिप्स गुड कंडीशन में है एंड आई डोंट बॉदर अबाउट देम। तो फिर बाद में कहना पड़ता है कि हो सकता है कि तुम्हें कोई लव अफेयर हो गया हो, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हो, तो इसलिए ऐसा हुआ है, इसलिए सैड हो। तो एंटोनी कहता है अरे छी छी, कैसी बातें कर रहे हो, ये ऐसे काम और मैं बिल्कुल नहीं। कहता अच्छा, तो कहता चलो मान लिया कि तुम इस वजह से भी सैड नहीं हो। कुदरत ने भी कभी कभी ऐसे इंसान बनाए हैं कि टू हेडेड जेनस की तरह है। जैसे जेनस एक ग्रीक लॉर्ड था जिसके टू फेसेस होते थे, हैप्पी एंड सैड फेस। तो कहता है कि जिसका सैड होने का या हैप्पी होने का कोई रीजन ही नहीं है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठा के मार मार के हंसते हैं छोटी सी बात पर भी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कितना भी बड़ा जोक हो लेकिन वो अपने दांत तक नहीं दिखाएंगे, एज ए स्माइल ऑफ वे। ठीक है। और क्या कहता है, वहां पे एक नेस्टर नाम दिया हुआ है। नेस्टर जो एक ग्रीक आर्मी चीफ था, अगर जिस जोक पर वो हंस गया तो समझो वो जोक सबसे बड़ा है, क्योंकि छोटे मोटे जोक्स पर वो नहीं हंसता था। तो कहता है कि नेस्टर भी अगर ऐसे जोक को कहे कि हंसने लायक है तब भी कुछ लोग नहीं हंसते हैं, तो एंटोनियो तुम्हारा हाल बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं तुम क्यों सैड हो, और बिल्कुल डिफरेंट ही हो। तो ये बातें इनकी खत्म होती ही हैं, तभी बेसेनियो, लॉरेंजो और ग्रेशियानो तीनों आ जाते हैं मिलने के लिए। और जब वो तीनों आते हैं देन सैलर्नो एंड सेलेनियो डिपार्ट्स फ्रॉम देयर, वो दोनों वहां से डिपार्ट होते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हारे और काबिल दोस्त आ गए हैं तो हम चलते हैं अब यहाँ से। तो एंटोनी क्या बोलता है कि आपकी भी काबिलियत मेरे लिए उतने मायने रखती है जितने इन तीनों लोगों की। ठीक है, वो लोग वहां से चले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट बेसेनियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो, एंड यू नो वेरी वेल ग्रेशियानो इज अ टॉकर, इज अ नॉनसेंस टॉकर, बिल्कुल पकाता रहता है, पकाऊ है एकदम। तो वो जाने वाला होता है, बेसेनियो को एंटोनियो के पास छोड़कर जाने वाला होता है, बट वो क्या करता है, रुक जाता है, एंटोनियो को देखता है कि अरे इसकी कंडीशन क्या है, तब वो अपना सत्संग चालू कर देता है, पूरा एग्जॉर्टेशन, पूरा एडवाइस देना चालू कर देता है। तो बहुत सारी बातें कहता है कि जो इंसान एक्साइटेड है वो एक मूर्ति की तरह क्यों बैठेगा, कि मैं तो अपने आप को रोने धोने से लेकर परेशान नहीं करूंगा, और बल्कि अपने लीवर को हॉट रखूंगा, वाइन से एक्साइटेड रहूंगा, एंजॉय करूंगा, तुम्हारी तरह नहीं रहूंगा। बहुत लंबी सारी बातें बताता है कि कुछ लोग बिल्कुल अपने आप को एक ओपिनियन बना लेते हैं, नहीं मेरी लाइफ सैड है, ये है वो है, और हमेशा सैड रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। और फिर एडवाइस देने के बाद वो चलने लगता है, कहता है ठीक है बाकी की एडवाइस शाम में दूंगा, यानी इतना पका दिया, और बाद में जाते जाते कह जाता है कि अब शाम में होगी एडवाइस, तो वहां से वो चला जाता है। अब बेसेनियो एंड एंटोनियो बोथ गुड फ्रेंड्स आर सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट their personal problems, because Antonio and Bassanio are such friends who can unburden all plots, they can tell all secrets to each other, वो अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अब एंटोनियो पूछता है चलो अच्छा अब ये बताओ कि किस लेडी के बारे में बात कर रहे हो, क्या ये वही लेडी है जिसके लिए तुम ट्रैवल करना चाहते हो बेलमोंट में, क्या ये वही लेडी है? तो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर है, शी इज फेयरर एंड फेयरर देन द वर्ल्ड एंड नॉट मच अंडरवैल्यूड देन द केटोस डॉटर एंड ब्रुटस पोर्शिया। क्या कहता है कि वो कभी भी, डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं। क्या कहता है कि जो पोर्शिया है वो पोर्शिया केटो की डॉटर से ज्यादा वैल्यू वाली है, एंड ब्रुटस की जो पोर्शिया थी, ब्रुटस की वाइफ पोर्शिया, उससे कहीं ज्यादा। तो ये जो सेक्शन है केटोस डॉटर, कहीं आप लोग ये ना समझ लेना कि इस मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया के फादर का नाम केटो है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो केटो किसी और ड्रामा में था।
As I tell you that William Shakespeare has written so many dramas. Total 37 plays he has written, and some famous plays are Julius Caesar, Macbeth, Othello, King Lear, Twelfth Night, and Tempest. And this we are reading this Merchant of Venice. कुछ रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं जो हर प्लेस में मिलते हैं. सपोज एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, टेम्पेस्ट में भी है, और जूलियस सीजर में है, और ट्वेल्थ नाइट. ये 4 ड्रामास में कम से कम ये है. एक और 5th ड्रामा है एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, उसमें भी एंटोनियो. सबके कैरेक्टर्स नाम एक है बट कैरेक्टर्स अलग अलग हैं. एंड पोर्शिया, पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, पोर्शिया उसमें जूलियस सीजर में भी है, ठीक है, और कई अदर ड्रामास में है. सेबेस्टियन नाम, सेबेस्टियन जो टेम्पेस्ट में यहाँ पर नहीं है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये उस पोर्शिया की बात करता है जो जूलियस सीजर में थी, ब्रूटस की वाइफ और केटो की डॉटर. तो कहता है, और उसकी बहुत सारी क्वालिटीज थी जो उसमें बताया गया है जूलियस सीजर में, उससे कंपेयर करता है. कहता है कि उससे कहीं ज्यादा सुंदर है ये पोर्शिया, और लोग दुनिया भर से उसकी तरफ आते हैं. चारों तरफ की जो विंड है, हवाएं हैं, सिर्फ उसी के लिए बहती हैं. सपोज ऑल द शिप्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स हर डायरेक्शन एंड शी इज लाइक अ गोल्डन फ्लीस टू विच मैनी जेसन्स गो इन सर्च. गोल्डन फ्लीस का यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया था कि गोल्डन फ्लीस जिसको एक राजा ने एक ओक के पेड़ में बांध के रख दिया था, और उसको एक ड्रैगन गार्ड करता था, जिसको जेसन लेकर आया था. यानी बहुत ही एक वैल्यूबल एंड प्रीशियस चीज, और दूसरी बात रिस्क लेकर, ठीक है. तो यही चीजें पोर्शिया के लिए भी थी. पोर्शिया बहुत वैल्यूड थी, इंटेलिजेंट थी, रिच थी. तो इसलिए सभी लोग रिस्क पे लगाकर, यानी इतना लंबा ट्रैवल करते थे, चाहे वो फिर बड़े बड़े डेजर्ट्स हो, रेगिस्तान हो, या फिर बड़े बड़े समुंदर हो, सबको पार कर लिया और उसको जीतने के लिए. और रिस्क भी है अपनी लाइफ का. और एक और रिस्क, अगर भाई शर्त को नहीं जीत पाए तो क्या करना है, बिना कहे वहां से चले आना है, आगे शादी भी नहीं करना. तो उसने गोल्डन फ्लीस से कंपेयर किया पोर्शिया को. एंड जेसन कौन होगा, जो भी उसे जीत लेगा वो जेसन कहलाएगा, ठीक है. तो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं. फिर एंटोनियो बहुत अच्छे से जानता है कि बेसेनियो क्यों आया है, एंड बेसेनियो भी जानता है एंटोनियो कभी भी मेरी हेल्प से मना नहीं करेगा. फिर भी बेसेनियो उसको मक्खन लगाना चालू कर देता है. क्या बोलता है कि बचपन की कहानी है, जब हम तीर कमान वाला गेम खेलते थे, बो एंड एरो वाला, तो एक तीर खो जाता था, दूसरा मारते थे उसी डायरेक्शन में, तो दोनों मिल जाते थे. तो क्या कहता था, जो तुम्हारा पिछले वाला लोन था, जिसको मैंने खत्म कर दिया, सब उड़ा दिया, पैसा खर्च कर दिया, वो तो गया, मुझे दोबारा एक तीर दो, दोबारा लोन दो, जिससे तुम्हारा पीछे वाला जो लोन है वो भी दे दूंगा और ये वाला भी दे दूंगा. और अगर पीछे वाला नहीं ला पाया मैं बैक, तो कम से कम ये जो है, जो अभी ले रहा हूं, ये तो वापस कर ही दूंगा. तो एंटोनियो क्या बोलता है, अरे बेसेनियो कैसी बात कर दी, तुम मुझे जानते हो, इतनी अच्छी तरह जानते हो कि तुमने भले ही मुझसे कितना भी लोन ले लिया हो, कितना भी उड़ा दिया हो पैसा, बट मैं तुम्हें कभी भी इनकार नहीं कर सकता. यानी जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनलॉक्ड है, खुला हुआ है. बट क्या कहता है कि इस टाइम मेरे पास अमाउंट नहीं है, ना मेरे पास कोई कमोडिटी, मतलब एज अ गारंटी कोई चीज है जिससे मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूं. बट वो क्या कहता है कि चलो एक काम करो, पूरे वेनिस में सर्च कर लो कि कोई आदमी अगर तुम्हें लोन दे दे तो उसकी गारंटी मैं ले लूंगा. यानी मैं अपनी श्योरिटी पे तुम्हें पैसा दिलवा दूंगा, मेरे पास नहीं है बट मैं गारंटी लेता हूं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपना सेल्फ, अपना कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, मैं तुम्हें पैसा दिलवा दूंगा. तो ये लोग वहां से चले जाते हैं, सीन एंड हो जाता है. देन वी रीच इन द सीन 2. सीन 2 में हम जब पहुंचते हैं, वी सी द सीन ऑफ बेलमोंट एंड अ रूम ऑफ पोर्शिया एंड हर मेड सर्वेंट नेरिसा. अच्छा, नेरिसा को कई नामों से वहां पर मेंशन किया गया है. नेरिसा इज अ मेड सर्वेंट, नेरिसा इज अ फ्रेंड, एंड नेरिसा इसकी एक मेन सर्वेंट है. 2-3 नामों से उसको बुलाया जाता है. उसकी फ्रेंड है, ठीक है, उसकी मेड है, मतलब सर्वेंट होते हुए भी वो उसकी बहुत खास फ्रेंड बन जाती है, क्योंकि पोर्शिया उससे सारी बातें शेयर करती है. ओके, तो पोर्शिया बहुत सैड होती है, सैड एंड बोर्ड. कहते कि ये सब कुछ क्या है कि मुझे अपनी फ्रीडम नहीं है, अपनी पसंद के इंसान से मैं शादी कर पाऊँ. तो फिर नेरिसा उसको टोकती है, कहती है कि आपके फादर ने जब विल को तैयार किया है
तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर भलाई सोचा होगा आपके लिए। एंड एक बात और कि जो भी इंसान इतना इंटेलिजेंट होगा, जो सही कैस्केट को चूज करेगा, तो वो सोचो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा, और वो ऐसा ही इंसान होगा जो तुम्हें रियल में लव करता होगा। तो वो बातें वहां से आगे बढ़ती हैं, बट पोर्शिया फिर भी सैड ही रहती है। तो नैरिसा क्या बोलती है कि इसकी वजह एक और भी है कि जिन लोगों के पास जितना ज्यादा रुपया पैसा होता है वो उतना ज्यादा परेशान रहते हैं। यानी वो उतने ही परेशान रहते हैं कि जितना वो लोग जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं, वो इसलिए परेशान हैं कि है नहीं कुछ। जिन लोगों के पास बहुत है तो उसको हैंडल कैसे करें, या फिर लॉस हो गया तो एक बड़ा लॉस होता है तो उसको कैसे हैंडल करें। तो क्या कहती है कि बिल्कुल उसी तरह परेशान रहते हैं ज़्यादा पैसे वाले लोग, जैसे वो लोग जिनके पास कुछ नहीं होता है। फिर उससे बात आगे बढ़ती है और फिर कैरेक्टर्स की बात होने लगती है। जितने भी शूटर्स आते हैं उसको पोर्शिया को सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें काउंट पैलेटाइन, न्योपॉलिटन प्रिंस, फ्रेंच लॉर्ड एंड इंग्लैंड का बैरन, 5-6 लोग होते हैं। तो पहले पोर्शिया क्या बोलती है कि जितने भी शूटर्स आए हैं ना, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज सबकी कैरेक्टर्स स्पेशलिटी ऐसी है कि मैच ही नहीं करती। तो क्या बोलती है नैरिसा से, तुम ऐसा करो, एक एक करके सबके नाम लो और मैं सबकी कहानी बता दूंगी, कौन कितने पानी में है, कौन कैसा है। तो सबसे पहले वो न्योपॉलिटन प्रिंस का नाम लेती है नैरिसा, कहती है कि चलो न्योपॉलिटन प्रिंस। तो पोर्शिया क्या बोलती है, न्योपॉलिटन प्रिंस इज जस्ट अ कॉल्ड। कहती वो तो बिल्कुल घोड़े का बच्चा है, हमेशा अपने घोड़े की बातें करते रहता है, बिल्कुल वही बातें, कोई दूसरी बातें ही नहीं, घोड़े पे लगा रहता है हमेशा। और ये शेखी भगाड़ता है, ये गप्पे डींगे मारता है कि मैं अपने जूते को नाल, अपने घोड़े को नाल पहना सकता हूँ। ठीक है, नाल पहनाने वाले लोग अलग होते हैं, यानी उसका हॉर्स का शू यानी उसकी नाल की नाल पहना सकता हूँ। एकदम बोरिंग पर्सन है। फिर बारी आती है फ्रेंच लॉर्ड, उसकी काउंट पैलेटाइन की। काउंट पैलेटाइन के लिए पोर्शिया क्या बोलती है, वो बिल्कुल एक फिलोसोफर है, हमेशा सैड मूड में रहता है और इससे कभी मेरी पट नहीं पाएगी। यानी हमेशा फिलोसफी की बातें करेगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा ये, तो क्या फायदा ऐसे इंसान से, वो भी रिजेक्ट। उसके बाद आ गया फ्रेंच लॉर्ड। फ्रेंच लॉर्ड भी बिल्कुल कंपेयर करेंगे न्योपॉलिटन प्रिंस से। कहती है कि फ्रेंच लॉर्ड जो है ना, उसकी तो आदत उससे भी बुरी है, न्योपॉलिटन प्रिंस से, जो अपने हमेशा घोड़े की बातें करता है, वो उसकी बातें और अजीब रहती हैं, घोड़े के बारे में दुनिया भर की तमाम बातें और अजीब अजीब बातें। तो फिर आता है इंग्लैंड का बैरन। तो इंग्लैंड का बैरन क्या बोलती है कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में उसका मूड एकदम अलग रहता है, और जब पी लेता है तो जानवर से कम नहीं होता है, यानी बिल्कुल डेविल बन जाता है पीने के बाद। तो मॉर्निंग में ठीक ठाक होगा, फिर कंडीशन और ख़राब होगी, मूड उसका ख़राब होगा, जब पी लेगा तो बिल्कुल जानवर की तरह हो जाएगा। और उसका ड्रेसिंग सेंस एकदम ख़राब, यानी अलग अलग कंट्रीज से उसने चीज़ें लिए हैं अपने लिए, डिफरेंट काइंड का, जो मैचिंग नहीं है, हैट कहीं का, शूज़ कहीं के, कोट कहीं का, और नीचे का जो ट्राउज़र है वो कहीं का, तो उसमें कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, एकदम बेकार है। तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर स्कॉटिश लॉर्ड की बात होती है वहाँ पर। स्कॉटिश लॉर्ड, तो यहाँ पर फ्रेंच हो गया एंड इंग्लैंड का हो गया और स्कॉटलैंड। फ्रांस, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये तीनों ऐसे हैं जिनका आपस में वॉर चलता रहा। ठीक है, यानी इंग्लैंड का वॉर स्कॉटलैंड और फ्रांस से चलता था, और फ्रांस वाले सपोर्ट करते थे उसको, स्कॉटलैंड को। तो क्या कहती है कि उसमें तो एक वही चैरिटी है, वही आदत है कि उसको कोई मारेगा पीटेगा तो अपने पड़ोसी के पास जाएगा, लाओ मेरी हेल्प करो। यानी ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की लड़ाई होती थी तो फ्रेंच लोग हेल्प करते थे, फ्रांस के लोग हेल्प करते थे, यानी वो स्कॉटलैंड को सपोर्ट करते थे कि चलो इंग्लैंड से लड़ते हैं। इसमें आफ्टर ब्लैनहेम जो पोएम दी गई है वो भी इसी रेफरेंस में दी गई थी। ठीक है, फ्रेंच और इंग्लैंड का जो वॉर चला था, तो दुश्मनी है तो इसलिए सपोर्ट करता है। तो कहती कि बिल्कुल वो तो ऐसा ही करेगा, जब उसको कोई घूंसा मार देगा तो रोते रोते जाएगा, पड़ोसी को बुला के लाएगा। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड वाला फिर से मारेगा। ठीक है, अब इतने सारे कैरेक्टर्स की बात हो जाती है, और यहाँ पर और भी एडवाइस चलती हैं कि नैरिसा बोलती है
कि आपने आपके फादर ने जो भी किया है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद ये सीन फिनिश हो जाता है। एंड सीन थर्ड में बेसेनियो पहुंच जाता है शाइलॉक के पास, बिकॉज दो ही मुख्य जो मेन मर्चेंट थे, लोगों को लोन प्रोवाइड कराने वाला, एक एंटोनियो और दूसरा शाइलॉक, ठीक है, एंटोनियो एंड शाइलॉक। तो एंटोनियो के पास अभी बिल्कुल कोई पैसा है ही नहीं, 3,000 डकैट्स भी उसके पास नहीं थे, तो जाना पड़ता है मजबूरी में शाइलॉक के पास। और शाइलॉक खूब मजे से बातें कर कर कहता, अच्छा 3,000 डकैट्स, ठीक है ठीक है, सोचते हैं, ऐसे करके बातों को टरकाता रहता है। कहता है कि और जब एंटोनियो से आता हुआ दिखाई देता है, कहता कैसा है ये, फॉरेन पब्लिकन की तरह कैसा दिखता है ये, यानी मैं इससे नफरत करता हूं, क्योंकि सबसे पहली बात तो क्रिश्चियन है, और दूसरी बात वो मुझे गालियां देता है खुली सभा में, जहां पर मर्चेंट्स एक साथ खड़े होते हैं रियाल्टो में, वहां पर ये मुझे खुलेआम गालियां देता है, मुझे कुत्ता बुलाता है, मेरे ऊपर थूकता है, मेरे रिलीजन को कोसता है, मेरी कंट्री को बदनाम करता है। यानी अगर मुझे एक बार मौका मिल गया तो इसको मैं किक जरूर करूंगा पीछे से, यानी जो भी खुन्नस है, जितना भी ग्रज है, वो सब भड़ास इस पे निकाल दूंगा अगर एक बार मौका मिल जाए। तो ये अपने आप से बातें करता है। फाउंडिंग पब्लिकन का मतलब एक ऐसा आदमी जिससे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे एंटोनियो लोगों को बिना इंटरेस्ट के पैसा देता था, इसलिए वो ये रेफरेंस दे रहा था। तो उनमें डील हो जाती है, तो एंटोनियो कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, लेकिन अब शाइलॉक और एंटोनियो की फिर से पर्सनल बात होती है। तो एंटोनियो क्या बोलता है, वो तो मैं फिर भी करूंगा, फिर भी मैं तुझे कुत्ता बुलाऊंगा, फिर भी तेरे ऊपर थूकूंगा, और ये बात तो अलग है। और एंटोनियो ये भी कहता है कि ना तो मैं इंटरेस्ट पे पैसे देता हूँ और ना ही इंटरेस्ट पे लेता हूँ, बट बेसेनियो जो मेरा फ्रेंड है ना, उसकी वजह से मैं ये कस्टम ब्रेक कर रहा हूँ, ये जो मेरी आदत है, ये जो मेरा रिवाज है, इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ सिर्फ बेसेनियो की खातिर। तो शाइलॉक को मौका मिल गया कि इसे पैसा लेना ही लेना है, तो बॉन्ड, वो बदला लेने के लिए बॉन्ड पूरा सेट कर लेता है, और बॉन्ड में लिखवाता है दैट इफ यू फेल टू पे द रेफर्ड अमाउंट विद इन द 3 months देन आई विल कट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। वहां पर ये नहीं लिखता है कि हार्ट के पास से लूंगा, उसमें सिर्फ यही लिखा होता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी विच आई लाइक, जहां से मेरा मन करेगा वहां से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा मैं काट लूंगा। तो एंटोनियो को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कहता है कि अरे क्या है, 3 महीने से पहले ही मेरे शिप्स तो 2 महीने में ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3,000 कौन सा बड़ा अमाउंट है, 2 महीने के अंदर मैं जमा कर दूंगा, होने दो बॉन्ड। तो इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। बट एंटोनियो सोच लिया उसने, एंटोनियो ने, कि ये जरूर इसकी चाल है, साजिश है। एंटोनियो से भी मना भी करता है कि इसकी बातों में मत आओ, ये बॉन्ड साइन मत करो, मैं अपनी ज़रूरतों में ही रह लूँगा, अगर मैं बेलमोंट नहीं जा पाऊंगा कोई बात नहीं, बट तुम ये बॉन्ड साइन मत करो। लेकिन एंटोनियो कहता है अरे चिंता मत करो, ये तो हो ही जाएगा, 2 महीने में सब कुछ पे कर दूंगा, मेरे जहाज़ लौट आएंगे बहुत जल्दी। लेकिन ये बैड लक होता है कि जहाज़ उसके लौटते नहीं जल्दी, और उसे झेलना पड़ता है एक्ट 4 में, ठीक है। डील जब उनकी हो जाती है तो बेसेनियो इनवाइट करता है, पार्टी देता है शाम को, और शाइलॉक को इनवाइट करता है। अच्छा, कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा, एक्सचेंज करूंगा, बट मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, उठूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, ये सारे काम तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। क्या मैं तुम्हारे साथ जाकर पोर्क को स्मेल करूंगा, तुम्हारे खाने को सूंघूंगा जिससे मुझे मतलब नफरत है, एक ऐसी चीज को मैं खाऊंगा या ऐसी चीज को स्मेल करूंगा जिसने तुम्हारे प्रॉफिट ने, यानी जीसस क्राइस्ट ने, एक डेविल की आत्मा को इन्फेक्ट किया था। यानी जीसस क्राइस्ट क्या करते थे पहले इसके अकॉर्डिंग, कि किसी भी सोल को या बैड सोल को उसमें डाल देते थे, पोर्क में, सुअर में, ठीक है। तो क्या कहता है कि मैं उसको नहीं खाऊंगा। तो यहां पर ये फिनिश हो जाता है। तो एक्ट 1 का सीन 1, सीन 2, सीन 3 फिर से मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्ट 1 इज अबाउट एंटोनियो सैडनेस, एंड एक्ट 1 में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, एंटोनियो, सैलेनियो, ग्रेशियानो, लॉरेंजो एंड बेसेनियो, ये इतने कैरेक्टर्स एक्ट 1 में।
एंड सीन 2 में पोर्शिया एंड नेरेसा। बाकी उन कैरेक्टर्स के सिर्फ नाम मेंशन होते हैं, काउंट पैलेटाइन एंड न्योपॉलिटन प्रिंस, फ्रेंच लॉर्ड, स्कॉटिश लॉर्ड एंड बैरन ऑफ इंग्लैंड, इतने सारे लोगों के नाम वहाँ पर मेंशन होते हैं। एक्ट थर्ड में 3 लोग, एंटोनियो, बेसेनियो एंड शाइलॉक, यहाँ पर लोन की बात होती है। आई होप आपको ये पूरा रिवीजन वीडियो बहुत अच्छा लगेगा एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे चैनल जल्दी ग्रो हो, आपको मुझे भी खुशी हो और आप लोगों को अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग बिगिनिंग से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, वो वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट है 9th एंड 10th की, उसमें आपको मिल जाएंगी। बिगिनिंग से सभी कैरेक्टर्स के बारे में ही बताया गया है, कैरेक्टर आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।